हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन। सो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने बात की थी न्यूक्लियोप्लाज्म के बारे में कि एक जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है अपनी, उस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर अगर अपन देखें जो लिक्विड भरा हुआ था, उस लिक्विड को अपन बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। उसके बारे में अपन ने बात की थी, उसके फंक्शंस के बारे में अपन ने पढ़ा था। तो आई होप आप सबको वो समझ में आ गया होगा। तो आज हम बात करने वाले हैं न्यूक्लियस के एक और इम्पोर्टेंट पार्ट, और वो इम्पोर्टेंट पार्ट है क्रोमेटिन नेटवर्क। देखिए, क्रोमेटिन नेटवर्क मतलब सीधी सी बात है कि हम यहाँ पर क्रोमोसोम की बात कर रहे हैं, ठीक है। नेटवर्क इसलिए बोल दिया क्योंकि जाल के रूप में फैला हुआ रहता है, थ्रेड्स होते हैं जो उलझे हुए रहते हैं, इसलिए इसको अपन क्या बोलते हैं, क्रोमेटिन नेटवर्क बोलते हैं। अब बात आती है कि क्रोमेटिन नेटवर्क होता क्या है, इसके फंक्शंस क्या होते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है वो आपको ध्यान रखना है कि क्रोमेटिन नेटवर्क के दो पार्ट है। कौन कौन से हैं? दैट इज हेटेरोक्रोमेटिन एंड सेकंड इज यूक्रोमेटिन। देखिए, हेटेरोक्रोमेटिन और यूक्रोमेटिन दो पार्ट होते हैं किसके? क्रोमेटिन नेटवर्क के। तो इसके बारे में आज अपन डिटेल से पढ़ेंगे कि हेटेरोक्रोमेटिन और यूक्रोमेटिन क्या होता है, क्रोमेटिन नेटवर्क क्या होते हैं, इनके फंक्शंस क्या होते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। अपने पास में है क्रोमेटिन नेटवर्क। तो देखिए, डीएनए मेक्स ए कॉम्प्लेक्स विद हिस्टोन प्रोटीन। देखिए, डीएनए क्या करता है, हिस्टोन प्रोटीन के साथ मिलकर के एक कॉम्प्लेक्स बना लेता है। कॉम्प्लेक्स का मतलब हो गया कि एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ऐसे बना लेना, ठीक है। तो मतलब दो या दो से अधिक चीजें मिलकर के कॉम्प्लेक्स बन जाती है। जैसे शॉप्स होती हैं, ठीक है। तो शॉप्स, अगर बहुत सारी शॉप्स एक ही जगह पर हो, एक ही बिल्डिंग के अंदर हो, दैट इज नोन एज कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो उसी प्रकार से क्या होता है, डीएनए भी हिस्टोन प्रोटीन के साथ में जुड़ करके, हिस्टोन क्या है, प्रोटीन्स हैं, जिसके बारे में अपन ने आप लोगों को कल बताया था कि ये प्योरली किसकी बनी होती है, एमिनो एसिड की बनी हुई होती है। इनका वेट भी कैसा होता है, लेस होता है, ठीक है। तो डीएनए क्या करता है, किसके साथ में, हिस्टोन प्रोटीन के साथ मिलकर के एक कॉम्प्लेक्स बना देता है, और ये कॉम्प्लेक्स ही क्या कहलाता है, आपका क्रोमेटिन नेटवर्क कहलाता है, ठीक है भाई। क्रोमेटिन नेटवर्क क्या हो गया, क्रोमेटिन नेटवर्क अपन उसको बोलेंगे जब डीएनए क्या करेगा, हिस्टोन प्रोटीन के साथ मिल जाएगा और एक कॉम्प्लेक्स बना देगा, दैट इज नोन एज क्रोमेटिन नेटवर्क। क्लियर? नेक्स्ट इज द नेम ऑफ क्रोमेटिन नेटवर्क इज गिवन बाय फ्लेमिंग इन 1879। जो फ्लेमिंग ने, जो अपन देख रहे हैं क्रोमेटिन नेटवर्क जो नेम है वो दिया था फ्लेमिंग ने। कब दिया था? 1879 के अंदर ये क्या दिया था, उसको दिया था। अब बात आती है कि दिस नेटवर्क एक्सेप्ट एल्केलाइन स्टेन, ठीक है। एल्केलाइन स्टेन का मतलब है, देखिए अपने पास में दो प्रकार के स्टेन होते हैं, एसिडिक और एल्कलाइन, ठीक है। तो ये कैसा है, एसिडिक का मतलब जिसकी पीएच लोअर देन 7 है, और एल्कलाइन में जिसकी पीएच मोर देन 7 होती है, ठीक है, इन बिटवीन 7 to 14, ठीक है। तो एल्कलाइन स्टेन क्या करते हैं, ये एक्सेप्ट करते हैं। इसके अंदर एक एग्जांपल है फ्यूसिन और आर्सिन। फ्यूसिन और आर्सिन दोनों ही क्या है, एल्कलाइन क्या होते हैं, स्टेन आपके होते हैं। स्टेन क्या होते हैं, पहले ये भी समझ लीजिए कि स्टेन वो होते हैं जब भी अपन क्रोमोसोम को या किसी भी चीज को अपन को उसकी स्टडी करनी होती है, या अपने को इसका स्पेसिफिक पार्ट देखना होता है, तो अपन क्या करते हैं, स्टेन का सहारा लेते हैं, ठीक है। जिससे अपन क्या करते हैं, उसको कलर करते हैं। स्टेन का मतलब हो गया डाई करना या कलर करना। उससे होगा क्या कि जो पार्ट आपके पास में ज्यादा गहरा है, ऑब्वियसली देखिए कि जो पार्ट ज्यादा गहरा है वो क्या करेगा, स्टेन को आसानी से एक्सेप्ट कर लेगा, है ना, और स्टेन को एक्सेप्ट करके आपको इजीली शो हो जाएगा, होगा ना। तो स्टेन का इसलिए अपन क्या करते हैं, स्टडी के लिए क्या करते हैं, इसका उपयोग अपन करते हैं। नेक्स्ट है during cell division these network get condensed and make a clear thread like structure known as chromosome। सेल डिवीजन जब होता है उस टाइम पे नेटवर्क क्या होते हैं, कंडेंस हो जाते हैं। क्या होते हैं, कंडेंस हो जाते हैं, और एक क्लियर स्ट्रक्चर के रूप में अपने को दिखाई देने लगते हैं। एंड दैट क्लियर स्ट्रक्चर इज नोन एज क्रोमोसोम। ये क्लियर स्ट्रक्चर आपकी क्या कहलाएगी, क्रोमोसोम कहलाती है। क्लियर? नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू एमिल हेड्स, एमिल हेड्स एक साइंटिस्ट थे, एमिल हेड्स ने, ध्यान रखिएगा, एमिल हेड्स 1928 के अकॉर्डिंग क्रोमेटिन सब्सटेंस आर ऑफ टू टाइप्स। जो क्रोमेटिन सब्सटेंस आपके होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, पहला हेटेरोक्रोमेटिन, दूसरा यूक्रोमेटिन। सीधे शब्दों के अंदर याद कीजिए कि हेटेरोक्रोमेटिन जो होता है उसका जस्ट अपोजिट पार्ट जो होगा वो यूक्रोमेटिन होगा। इट मींस जो कैरेक्टर्स या जो प्रॉपर्टीज हेटेरोक्रोमेटिन पार्ट शो करता है उसकी जस्ट अपोजिट प्रॉपर्टी कौन शो करेगा, यूक्रोमेटिन पार्ट शो करेगा। तो चलिए बात करते हैं हेटेरोक्रोमेटिन के बारे में। तो देखिए, हेटेरोक्रोमेटिन की अगर हम बात करें, these are thick in appearance। ये कैसे होंगे, थिक होंगे अपीयरेंस के अंदर, कितने, अप्रोक्सीमेटली 250 एंगस्ट्रॉम। दिस इज अ साइन ऑफ अप्रोक्सीमेटली 250 एंगस्ट्रॉम। तो ये 250 एंगस्ट्रॉम के अप्रोक्सीमेट अपन क्या मानेंगे इसको, एंगस्ट्रॉम के इक्वल्स का इसकी जो थिकनेस होती है वो होती है। देखिए ऑब्वियसली कि 250 एंगस्ट्रॉम है तो थिकनेस इसकी ज्यादा है, थिकनेस क्या है इसकी ज्यादा है। क्लियर?
द मोर कंडेंस पार्ट ड्यूरिंग सेल डिवीजन इज नोन एज हेट्रोक्रोमेटिन। जो ज्यादा कंडेंस पार्ट होता है सेल डिवीजन के टाइम पे, ये ज्यादा कंडेंस पार्ट आपका कहलाता है, ये ज्यादा कंडेंस पार्ट आपका कहलाता है हेट्रोक्रोमेटिन। क्लियर है? अब देखिए हेट्रोक्रोमेटिन की अपन ने यहाँ पर बात तो कर ली कि भाई ये ज्यादा कंडेंस पार्ट है, ठीक है। अब कि ज्यादा कंडेंस पार्ट है मतलब ज्यादा घना डेंस है ना, उस टाइप का अगर ये पार्ट है तो जब अपन इसको स्टेन देंगे तो ये ज्यादा एक्टिव, ज्यादा स्टेन लेगा या कम लेगा? ऑब्वियसली ये ज्यादा स्टेन को क्या करेगा? एक्सेप्ट करेगा। क्लियर है ये चीज? भाई ज्यादा स्टेन को क्या करता है? एक्सेप्ट करता है। अब आती है बात किसकी? In this part more stones and less acidic protein are present। देखिए इस पार्ट के अंदर अगर अपन देखें तो इसके पास में ज्यादा हिस्टोन प्रोटीन होती हैं और कम एसिडिक प्रोटीन क्या होती हैं? प्रेजेंट होती हैं। भाई ज्यादा हिस्टोन होगी और कम क्या होगी? एसिडिक प्रोटीन क्या होती है? कम प्रेजेंट होती हैं। नेक्स्ट है हेट्रोक्रोमेटिन पार्ट जनरली लेस एक्टिव। अब ऑब्वियसली अगर अपन बात करें हेट्रोक्रोमेटिन पार्ट के बारे में तो हेट्रोक्रोमेटिन पार्ट क्या होता है? कम एक्टिव होता है, ठीक है। और अगर हेट्रोक्रोमेटिन पार्ट कम एक्टिव होता है इसका मतलब यूक्रोमेटिन पार्ट क्या होगा? मोर एक्टिव हो जाएगा, ज्यादा एक्टिव हो जाएगा। ये तो इसकी बात हो गई। अब देखिए यहाँ पर अगर अपन बात करें कि क्योंकि जो अगर अपन देख रहे हैं कि भाई ये यहाँ पर ज्यादा कंडेंस है तो अगर अपन इसको स्टेन देंगे, क्या देंगे? स्टेन। अगर इसको अपन डाई करेंगे, स्टेन करेंगे, स्टेन का मतलब कलर करना है ना, तो अगर अपन इसको स्टेन करेंगे तो ये स्टेन करने पर क्या होगा? ज्यादा मतलब मैक्सिमम पार्ट क्या करेगा? इसका स्टेन हो जाएगा। जबकि यूक्रोमेटिन में क्या होगा? यूक्रोमेटिन जो पार्ट होता है वो लाइट होता है। अब कोई अगर अपन थ्रेड ले, थ्रेड को समझिए क्योंकि थ्रेड ही तो है ये। अगर अपन थ्रेड की अगर अपन क्या करें, एक अगर अपन बॉल सी बना लें, ठीक है, बहुत सारे थ्रेड को कंडेंस कर लें, ठीक है, उसको उलझा करके उसको अपन डिप करें किसके अंदर? किसी कलर के अंदर, तो वो ज्यादा कलरफुल होगा। या फिर एक सिंगल फाइन थ्रेड को अगर अपन पानी के कलर के अंदर डालेंगे तो वो ज्यादा कलरफुल होगा। ऑब्वियसली जो अपन ने गुच्छा बनाया है थ्रेड का वो ज्यादा क्या होगा? कलर एक्सेप्ट करेगा क्योंकि वो ज्यादा कंडेंस पार्ट है उसका। क्लियर है? यहां तक क्लियर है? चलिए तो आगे देखिए नेक्स्ट अपने पास में है कि मैंने बताया कि इसका ये पार्ट क्या करता है? डार्क स्टेन को क्या करता है? एक्सेप्ट करता है। क्योंकि ये मोर कंडेंस पार्ट है तो इसलिए इजीली क्या करेगा? ये ज्यादा घना पार्ट है उसका, है ना, तो ये डार्क स्टेन को क्या करता है? इजीली एक्सेप्ट कर लेता है। सो इन क्रोमोसोम हेट्रोक्रोमेटिन पार्ट मेक्स ए ग्रेन्यूल लाइक स्ट्रक्चर नोन एज क्रोमोमेयर। देखिए कि इस हेट्रोक्रोमेटिन पार्ट के अंदर ग्रेन्यूल लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है, ठीक है। तो आप जब ग्रेन्यूल लाइक स्ट्रक्चर को देखेंगे क्रोमोसोम के अंदर तो आपको इस तरह से दिखाई देगी, ठीक है। तो ये जो क्रोमोसोम के अंदर ग्रेन्यूल लाइक स्ट्रक्चर है दैट इज क्रोमोमेयर। क्या है ये? क्रोमोमेयर। क्लियर? आगे देखिए कि इन हेट्रोक्रोमेटिन पार्ट डीएनए पार्ट इज इनएक्टिव सो इट डू नॉट सिंथेसाइज एमआरएनए। देखिए कि ये बोल रहा है कि डीएनए पार्ट, इसी हेट्रोक्रोमेटिन पार्ट के अंदर जो डीएनए का जो पार्ट होता है वो क्या होता है? इनएक्टिव होता है। और जब डीएनए का पार्ट इनएक्टिव होगा तो वो क्या करेगा? एमआरएनए का, मैसेंजर आरएनए का फॉर्मेशन नहीं कर पाएगा। क्योंकि देखिए किसी भी चीज का फॉर्मेशन, किसी चीज को बनाने के लिए ऑब्वियसली अपने को एक्टिव होना जरूरी है। अगर अपन एक्टिव ही नहीं होंगे तो ये सारे काम भी नहीं हो पाएंगे। तो डीएनए इनएक्टिव होगा, तो डीएनए इनएक्टिव होने के कारण क्या होगा? मैसेंजर आरएनए का क्या होगा? फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा, ठीक है। इन हेट्रोक्रोमेटिन पार्ट द प्रोबेबिलिटी ऑफ क्रॉसिंग ओवर इज आल्सो वेरी लो। देखिए ऐसा नहीं है कि हेट्रोक्रोमेटिन पार्ट के अंदर क्रॉसिंग ओवर नहीं होगा, भाई उसकी संभावना, प्रोबेबिलिटी जो है वो क्या है? बहुत कम है। भाई ऐसा नहीं है कि हो ही नहीं सकता, हो तो सकता है, लेकिन ऐसा होने की, क्रॉसिंग ओवर होने की जो संभावना है, जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या है? बिल्कुल कम है। क्लियर? अब देखिए ब्राउन एक साइंटिस्ट थे, क्या? ब्राउन एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने हेट्रोक्रोमेटिन पार्ट को दो भागों में बांटा हुआ है। कौन कौन से पार्ट है? फर्स्ट इज फैकल्टेटिव पार्ट, सेकंड इज कॉन्स्टिट्यूटिव और ऑर्गेनाइजर पार्ट। देखिए ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है कि ब्राउन ने हेट्रोक्रोमेटिन पार्ट को दो भागों में बांटा था। किसने? एमिल हेड्स ने तो हेट्रोक्रोमेटिन यूक्रोमेटिन में बांटा था। और यहाँ पर ब्राउन ने क्या किया है? हेट्रोक्रोमेटिन को दो पार्ट में बांटा है, दैट इज फैकल्टेटिव और कंजर्वेटिव या ऑर्गेनाइजर। फैकल्टेटिव हेट्रोक्रोमेटिन पार्ट का मतलब हो गया कि शोन इज स्पेसिफिक फेज ऑफ सम सेल, कुछ सेल की स्पेसिफिक फेज के अंदर ही ये पार्ट अपने को दिखाई देता है, ठीक है। कुछ सेल्स की स्पेसिफिक फेज के अंदर ही ये अपने को दिखाई देता है। जबकि कॉन्स्टिट्यूटिव पार्ट क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूटिव पार्ट क्या होता है कि सभी सेल की सभी फेज के अंदर अपने को दिखाई देता है। क्या?
कि देखिए कॉन्स्टिट्यूटिव पार्ट क्या होगा, सभी सेल के सभी फेस के अंदर दिखाई देता है, जबकि फैकल्टेटिव पार्ट क्या होता है आपका स्पेसिफिक फेस की स्पेसिफिक सेल के अंदर दिखाई अपने को देता है। ठीक है, एग्जांपल इसका हो जाएगा बार बॉडीज। क्या हो जाएंगी? बार बॉडीज का एग्जांपल अब क्या हो जाएंगी। तो ये तो बात हो गई आपके हेटेरोक्रोमेटिन पार्ट के बारे में, उसके पार्ट्स टाइप्स के बारे में। अब अपने पास में किसकी बात है? अपने पास में अपन बात करेंगे यूक्रोमेटिन पार्ट की। भाई यूक्रोमेटिन पार्ट क्या होता है? तो देखिए आप लोगों को पता है कि जस्ट अपोजिट आप लोगों को उसके बारे में पढ़ना है कि ये हेटेरोक्रोमेटिन जैसा काम करता है, उसका जस्ट अपोजिट होता है। ठीक है, क्लियर? तो हेटेरोक्रोमेटिन देखते हैं, उसके बाद से फंक्शंस के बारे में अपन बात करेंगे। नेक्स्ट है अपने पास में यूक्रोमेटिन पार्ट। बताया था जस्ट अपोजिट होता है, थिन पार्ट है, लगभग 30 to 80 एंगस्ट्रॉम का होता है, जबकि वो कितना था? 250 एंगस्ट्रॉम का था, तो ऑब्वियसली काफी थिन है उसकी तुलना में। नेक्स्ट है ड्यूरिंग सेल डिवीजन दिस पार्ट एक्सेप्ट लेस स्ट्रेन। ऑब्वियसली देखिए ये क्या होता है कि लेस कंडेंस होता है। अब लेस कंडेंस होगा तो स्ट्रेन भी क्या करेगा? लेस एक्सेप्ट करेगा। लेस एक्सेप्ट करेगा मतलब जैसे मैंने आपको बताया था कि वो जैसे अपन पानी के अंदर डालेंगे तो हेटेरोक्रोमेटिन पार्ट जो गुच्छे के रूप में वो ज्यादा कलर या स्ट्रेन एक्सेप्ट कर लेगा, जबकि एक फाइन थ्रेड क्या करेगा? कम स्ट्रेन को एक्सेप्ट करेगा। नेक्स्ट है मेटाबॉलिकली जेनेटिकली मोर एक्टिव, जबकि वो मेटाबॉलिकली और जेनेटिकली क्या होते हैं? लेस एक्टिव होते हैं। क्लियर? नेक्स्ट, डीएनए एक्टिव होगा तो एमआरएनए का सिंथेसाइजेशन हो जाएगा, जबकि उसके अंदर अपन ने क्या पढ़ा था कि डीएनए लेस एक्टिव होता है तो एमआरएनए का सिंथेसाइजेशन नहीं हो पाता है। नेक्स्ट है क्रॉसिंग ओवर अकर्स। क्रॉसिंग ओवर ऑब्वियसली होगा, उसके अंदर प्रोबेबिलिटी कम है लेकिन इसके अंदर क्रॉसिंग ओवर होगा ही। ठीक है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या? इसमें 100% श्योरिटी है कि क्रॉसिंग ओवर होगा, जबकि उसके अंदर ऐसी प्रोबेबिलिटी है हेटेरोक्रोमेटिन पार्ट के अंदर कि हाँ हो सकता है, और वो भी लेस है, बहुत कम है। नेक्स्ट एक टर्म है अपने पास में, दैट इज हेटेरोपिग्नोसिस। क्या है? हेटेरोपिग्नोसिस। देखिए हेटेरोपिग्नोसिस होता क्या है कि जब ड्यूरिंग सेल डिवीजन सम क्रोमोसोम आर मोर कंडेंस, सम क्रोमोसोम आर लेस कंडेंस, ड्यू टू विच द थिकनेस ऑफ क्रोमोसोम आर डिफर, इट इज नोन एज हेटेरोपिग्नोसिस। देखिए होगा क्या कि सेल डिवीजन के टाइम पे कुछ क्रोमोसोम तो होते हैं कि ज्यादा कंडेंस हो जाते हैं, और कुछ क्रोमोसोम क्या होते हैं? कम कंडेंस रहते हैं। ज्यादा कंडेंस हो जाएंगे कुछ, और कुछ क्या होंगे? कम कंडेंस रहेंगे। तो उसके कारण होगा क्या कि दोनों की थिकनेस के अंदर डिफरेंस आ जाएगा, दोनों क्रोमोसोम की थिकनेस के अंदर ऑब्वियसली डिफरेंस आ जाएगा। तो ज्यादा कंडेंस है, थिकनेस ज्यादा हो गई, लेस कंडेंस है, थिकनेस कम हो गई। तो जब कंडेंसेशन के अंदर डिफरेंस आ जाएगा तो उनकी थिकनेस के अंदर भी चेंज आएगा, और ये थिकनेस के अंदर होने वाला चेंज ही क्या कहलाता है? आपका हेटेरोपिग्नोसिस कहलाता है। इट इज नोन एज हेटेरोपिग्नोसिस। तो ये ही क्या कहलाएगा कि उसकी थिकनेस के अंदर जो चेंज होगा यही आपका क्या कहलाएगा? हेटेरोपिग्नोसिस कहलाएगा। भाई सेल डिवीजन टाइम पे ये ऐसा होता है। क्लियर? ये बात हो गई आपकी यूक्रोमेटिन पार्ट की और उससे रिलेटेड टर्म्स की हेटेरोपिग्नोसिस के बारे में। फंक्शंस देखिए, फंक्शंस क्या हैं इसके? फंक्शंस है डीएनए पैकेजिंग के अंदर काम करता है, डीएनए पैकेजिंग करेगा। दूसरा ट्रांसक्रिप्शन रेगुलेशन। देखिए यहाँ पर जब एमआरएनए फॉर्मेशन हो रहा है तो ट्रांसक्रिप्शन रेगुलेशन का भी यहाँ पर काम हो जाएगा। दूसरा फंक्शन खुद ही क्रोमेटिन और डीएनए रिपेयर्स करना, मतलब खुद ही के क्रोमेटिन पार्ट अगर कोई मतलब अगर मान लो कि कोई खराब हो जाता है या टूट जाता है या कहीं से कोई एरर आ जाता है उसके अंदर, तो खुद ही उसके अंदर रिपेयरेशन कर लेता है, और डीएनए भी अपने आप ही रिपेयर कर लेता है। तो ये आज अपन ने बात कर ली क्रोमेटिन नेटवर्क के बारे में। तो आई होप कि आप सबको ये सब चीज समझ में आ गई होगी कि क्रोमेटिन नेटवर्क क्या होता है और इसके कौन कौन से पार्ट होते हैं, किस तरह से काम करते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट क्रोमेटिन नेटवर्क। बाय बाय, हैव अ गुड डे।